तो तुमने नेट पे सर्च किया कि गेम कैसे बनाते हैं और तुम्हें मिला अनरियल इंजन, तो तुम सही जगह आए हो। इस वीडियो में हम अनरियल इंजन को पूरा डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे, अनरियल इंजन के बेसिक्स सीखेंगे। तो अगर तुमने इंस्टॉल नहीं किया तो मैं अभी आगे इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। फिर हम बेसिक्स बात करेंगे कि कैसे ब्लूप्रिंट काम करते हैं, क्योंकि अनरियल इंजन में तुम दो तरह से कोड लिख सकते हैं, या तो C++ में या ब्लूप्रिंट्स में। तो हम ब्लूप्रिंट्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। C++ ज़्यादा एडवांस्ड यूजर्स के लिए है, और अगर तुम प्रोग्रामिंग साइड से आए हो तुम्हें C++ सीखनी है तो हज़ारों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, प्लस इतने सारे कोर्सेज। सो ऑफ कोर्स हम उस पर भी बेसिक्स का कोर्स लाएंगे फ्यूचर में, बट अभी हम ब्लूप्रिंट्स के ऊपर बात करेंगे। और ये वीडियो कंपलसरी है सारे मेरे आगे आने वाले वन शॉट वीडियोस के लिए, जिसमें हम एक शॉट में स्काई रॉकेट वाला गेम बनाएंगे, फिर रनर एंडलेस रनर गेम बनाएंगे, पबजी वाला कवर करेंगे पूरा एरिया। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, आप आगे देखना शुरू कर सकते हैं। देखो, अगर तुमने इस वीडियो में आए हो तो तुम्हें अनरियल इंजन के बारे में सीखना है, तो मैं तुम्हें अब ये नहीं बताने वाला कि अनरियल इंजन क्या है, या चलो बता देता हूँ। देखो, अनरियल इंजन है क्या कि एक गेम डेवलपमेंट इंजन है जिसपे तुम गेम्स बना सकते हो। और जिससे पहले कि मैं बाइकआउट हो जाऊँ मूवी इंडस्ट्री से, तुम उस पर मूवीज़ भी बना सकते हो, और वो कहते हैं ऑटोमोबाइल वाला काम भी कर सकते हो। मतलब ऑटोमोबाइल में जो जैसे तुम्हें वो दिखाना होता है ना कि कैसा है, एक चीज़ दिख रही है ऑटोमोबाइल, वो भी तुम कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं अनरियल इंजन के। बट हम लोग इस वीडियो में मेनली फोकस्ड रहेंगे गेम डेवलपमेंट पे, तो पहले वो बता दूँ। एंड इसके आगे अनरियल इंजन अगर तुमने इंस्टॉल नहीं किया तो बहुत आसान है। बस एपिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, एपिक गेम्स लॉन्चर डाउनलोड करो, या एपिक गेम्स लॉन्चर में लॉगिन कर लो तुम्हारा जो भी एपिक अकाउंट है उससे। अगर नहीं है तो बनाना भी बहुत आसान है। लॉगिन करने के बाद तुम बस यहाँ प्लस वाले साइन दबा के जो भी अकाउंट हो वो ऐड कर लो। अकाउंट से मतलब जो भी अनरियल इंजन वर्जन तुम्हें यूज़ करना है वो कर लो। अगर पीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि 4.27 या 5.0.3 के साथ रहो। 5.1 बहुत बड़ा अपग्रेड था, एंड इट इज़ वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू 5.0.3। मतलब थोड़ा नहीं है, ज़्यादा धीरे है कंपेयर करें दोनों को। तो अगर पीसी ज़्यादा स्लो है एंड अभी न्यू बाई हो तो 5.0.3 यूज़ करो, क्योंकि पहले दिन से तो तुम नेनाइट टेक्नोलॉजी पे फुल यूज़ कर नहीं पाओगे। तो जो सबसे बड़ा अपडेट था इस बार, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। और एक और चीज़, अगर जब इंजन खुल जाए तो एक दो चीज़ें और करनी है, कि जैसे फ्रेम रेट ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली सबके पास अच्छा लैपटॉप टाइप का नहीं होता। नॉर्मली सब स्टडीज़ वाले उस पर ही करते हैं। तो सेटिंग्स में जाके सबसे जब यहाँ पे तुम जब तुम्हारा पहला इंजन खुलेगा, एक कोई भी एग्जांपल प्रोजेक्ट बना लोगे। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं खुला है तो बस ऐसे करना है कि तुम्हें जाना है इस स्क्रीन पे, माई गेम्स में जाना है, और ये क्रिएट गेम कर लेना है। जो भी तुम्हें नाम देना है प्रोजेक्ट का तुम यहाँ दे सकते हो। और मैं सेटिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं बस एक थर्ड पर्सन टेम्पलेट चूज़ करके प्ले कर रहा हूँ। अगर प्रोजेक्ट पहली बार खोल रहा है तो वो शेडर्स कंपाइल करेगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 15-20 मिनट में हो जाएगा। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ठीक पीसी है, और टाइम भी लेगा तो मैक्सिमम 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टाइम। और उस समय तुम कुछ और भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ रहे हो तो। एंड इस स्क्रीन पे अभी जो हमारी स्क्रीन खुली हुई है उस पर हम सेटिंग्स में जाएंगे। एंड इंजन स्केबिलिटी सेटिंग्स में देख रहे हो, क्वालिटी है पूरा ओवरऑल क्वालिटी। अगर बहुत ख़राब पीसी है लो कर दो, अगर मीडियम मीडियम पीसी है तो मीडियम कर दो, एंड ठीक ठाक पीसी है हाई कर दो, और बहुत अच्छा पीसी एपिक कर दो। एंड सिनेमैटिक तो मतलब मुझे नहीं लगता 4090 वाला कोई वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। तो मैं हाई पे नॉर्मली रखता हूँ अपने वाला, एंड ठीक ठाक फ्रेम रेट दे देता है वो। और अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा है तो देखो लैग मारने लगा, सो मैं इसको मीडियम पे कर देता हूँ अभी के लिए। सो डिफरेंसेस तुम तुरंत ही इंस्टेंटली देख सकते हो। एनीवेज, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारा अनरियल इंजन एडिटर जो तुम अभी देख रहे हो। इसमें अब तुमने मान लो अनरियल इंजन प्रोजेक्ट बना लिया, तुम्हारा प्रोजेक्ट खुल गया, लेकिन अब तुम्हें इसके आगे नहीं पता है क्या करना है। तो अब यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है देवेश, आप देख रहे हैं बीटा आईडी स्टूडियो का हिंदी चैनल। तो चलिए गेम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एक्टर्स।
किसी भी देखो जैसे पहले शुरुआत करते हैं हम ब्लूप्रिंट और सी प्लस प्लस की बात से। बहुत ज़्यादा बात होती है इस पर। तो नॉर्मली ब्लूप्रिंट क्या है, एक सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन है कि तुम सी प्लस प्लस लिख रहे हो एक तरीके से, लेकिन उसको विजुअल मेथड में लिख रहे हो। मतलब तुम फ्लो चार्ट्स बना के कोड सी प्लस प्लस लिख रहे हो। तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम इसे ऐसे ही के समझ सकते हो, क्योंकि तुम जो ब्लूप्रिंट में फ्लो चार्ट बनाओगे वही तुम्हारा सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट होगा रन टाइम में, एंड फिर वो गेम में बदलेगा, मतलब गेम रन करेगा। तो नॉर्मली तुमने बहुत जगह सुना होगा कि परफॉर्मेंस के लिए इतना अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं होता, लेकिन ऐसा गलत है। ब्लूप्रिंट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है बहुत अच्छे हाई परफॉर्मेंस गेम बनाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एकदम सी प्लस प्लस आनी चाहिए एकदम टॉप लेवल पबजी बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई लोगों के अभी गेम देखे जो बैटल रॉयल गेम्स हैं एंड आर कम्प्लीटली मेड इन ब्लूप्रिंट, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। अब 10,000 एक्टर्स हैं, अगर एक्टर्स अभी क्या होते हैं वो बात करेंगे, लेकिन अगर 10,000 चीज़ें हैं मैप में जो जिस पे कोड रन हो रहा है, तो फिर वो डिफरेंस दिखाना शुरू करती हैं। बट जैसे GTA में, बट इन पबजी टाइप गेम जिसमें सिर्फ 100 प्लेयर्स हैं जो मूव कर रहे हैं एंड कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ गेम प्ले लॉजिक बिहाइंड चल रहा है जो कि सब सर्वर पे चल रहा है, तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत सारी बात कर ली। तो अब शुरू करते हैं हम अपने इंजन के साथ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो अभी तुम्हारे सामने ये पूरा एरिया, इस एरिया में है व्यू पोर्ट इसे कहते हैं। व्यू पोर्ट, तो व्यू पोर्ट में तुम्हारा जितना भी सारी चीज़ें हैं, तुम अपना लेवल देख सकते हो। अब लेवल क्या होता है, लेवल एग्जैक्टली इक्वल है मैप के बराबर। तो तुम पबजी खेलते हो, तुमने खोला होगा इरेंगल मैप। इरेंगल मैप इज़ इक्वल टू माई थर्ड पर्सन मैप। सो ये मैप के बराबर ही है, और ये हमारा लेवल है। तो हम 5 लेवल्स बना सकते हैं और उनको 5 अलग अलग मैप के तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास एक इरेंगल है, ठीक है। अब हमने एक और नया मैप मैप बनाना है, ठीक है, हमने नया मैप बना लिया। तो अब हमारे पास 2 मैप हो गए। नाइस। अब मैं मैप कैसे बनाया, बहुत आसान है। फाइल में जाना है सबसे ऊपर एंड न्यू लेवल। न्यू लेवल पे बनाओगे तो तुम्हें न्यू लेवल तुम चूज़ कर सकते हो, और एम्प्टी लेवल यहाँ से भी बना सकते हो। और अगर कम्प्लीटली एम्प्टी लेवल बनानी है तो तुम कंटेंट ड्रॉअर में जाके राइट क्लिक करके लेवल चूज़ कर सकते हो। अब कंटेंट ड्रॉअर की बात हुई है तो कंटेंट ड्रॉअर भी एक्सप्लेन कर दें। कंटेंट ड्रॉअर में क्या है, तुम्हारी जितना भी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं, और सिर्फ प्रोजेक्ट की फाइल्स नहीं, इंजन की भी फाइल्स और तुम प्लगइन की फाइल्स भी तुम एक्सेस कर सकते हो। प्लगइन नॉर्मली जैसा हर इंजन में होता है या हर गेम डेवलपमेंट इंजन में होता है या किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, वो इंजन की पावर्स बढ़ाने के लिए होते हैं, इंजन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए होती है। तो उनकी खुद की अलग फाइल्स होती हैं। तो वो तुम्हें इस तरफ, जैसे ये हिंदी स्टार्टर किट है, तो इसी में तुम्हें नीचे मिलेगा। जैसे मेरे पास अभी इसमें मैंने कोई प्लगइन इनेबल नहीं किया तो कोई भी प्लगइन फ़ोल्डर है नहीं, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स होती हैं जो इंजन में ही होती हैं, तो मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ इंजन में जाके। और यहाँ पे देखो तुम प्लगइन फ़ोल्डर है। तो ये 2 मेन फ़ोल्डर्स हैं, कंटेंट और इंजन। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर रहेगा तुम्हारे पूरी जर्नी में, क्योंकि तुम अपनी सारी प्रोजेक्ट फाइल्स कंटेंट में ही स्टोर करोगे। और कंटेंट में फिर अब कैसा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हें रखना है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि तुम कितना अच्छे से अपनी कॉपीज़ मेंटेन करते थे। अगर लड़के हो मोस्ट प्रोबेबली, नहीं लड़कियां भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लड़के हो तो फिर तो तबाही मचाओगे, और लड़की हो तो फिर तो सजा के रखना होगा, तो फिर फ़ोल्डर वोल्डर बनाना पड़ेगा कई सारे। अपने लेवल पे वापस आ जाते हैं, मैप खोल लेते हैं, थर्ड पर्सन मैप। अब इस लेवल पे अब मैंने मैप खोला, तो वो तुम टेंशन ना लो कि कैसे मैप कहाँ किस फोल्डर में जाके मैप कैसे ढूंढा कैसे किया, वो सब अभी टेंशन ना लो, वो प्रोसेस के साथ अभी सीखते जाओगे। तो अब इस तुम ये समझ गए कि मैप क्या है। तो अब मैप में कई सारी चीज़ें तुम देख पा रहे हो। पहला तो ये कुछ स्क्वायर टाइप का जो कि कटा हुआ है अंदर से, हॉलो है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है बेसिकली, तो उस तरह का कुछ शेप है, एंड उसमें कई सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये मैप है तो हम इसमें जो प्ले का यहाँ ऊपर टूल बार में बटन दिया है उसको अगर हम करें तो हम प्ले कर सकते हैं। और तो तुम ये याद होगा हम यहाँ ऊपर से कहीं से खेल रहे थे, राइट। सो इंटरेस्टिंग, नाइस। सो बेसिकली यहाँ वापस आ गए हम। तो ये जो लेवल है
ये कई सारी चीज़ों से मिलके बना है। अब तुम किसी भी चीज़ को मैप में अगर तुम प्लेस कर सकते हो, तो मैं फिर से बोल रहा, कोई भी चीज़ अगर तुम मैप में प्लेस कर सकते हो उसको हम एक्टर कहते हैं। तो मान लो तुम्हारा ये इधर कुछ बाउंड्री है, तो ये एक एक्सटेंडेड क्यूब है, मतलब एक क्यूब को खींच के ऊपर नीचे एक ये बाउंड्री बना दी गई है चारों तरफ। अब मैं लेफ़्ट क्लिक से इस बाउंड्री को सेलेक्ट कर सकता हूँ, माउस इस पे लाके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर तुम देखो तो बेसिकली मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लिया और ये मैप में है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक एक्टर है। अब ये किस तरह का एक्टर है, अब उस पर हम बात करते हैं। तो अनरियल इंजन में बेसिकली कई तरह के एक्टर्स और मैशेस होती हैं। तो पहले तो एक्टर्स, तो एक्टर्स का कुछ फेमस टाइप ऑफ एक्टर्स हैं: स्टैटिक मैश एक्टर, स्केलेटल मैश एक्टर, ब्लूप्रिंट एक्टर्स। तो अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट एक्टर्स के बारे में। ब्लूप्रिंट एक्टर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जिनको जैसे तुम ब्लूप्रिंट एक्टर का ये मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा एक्टर जिस पे तुम एक ब्लूप्रिंट कोड लिख सको, मतलब तुम उसका खुद का अपना एक क्लास हो और भले ही वो किसी और क्लास से डिराइव हो। अब तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी तो मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि जो तुम्हारा एक्टर है, जो तुम्हारा ब्लूप्रिंट एक्टर है, उसका कोई पापा 100% होगा, भले ही वो एक्टर खुद हो। तो जैसे ब्लूप्रिंट एक्टर के पापा हो गए एक्टर, इतना समझ लो। तो ब्लूप्रिंट एक्टर जो है वो उसका पास कुछ ना कुछ अपना खुद का कोड होगा, मतलब ब्लूप्रिंट कोड होगा। और ब्लूप्रिंट कोड अभी कैसे लिखते हैं वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब वो कोड कोई अगर कोई ब्लूप्रिंट मतलब कोई भी एक्टर जिसके पास ब्लूप्रिंट्स हैं अपना खुद का, तो उसको हम कहेंगे ब्लूप्रिंट एक्टर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टैटिक मैश। ना पूरा नाम तो स्टैटिक मैश एक्टर ही है, लेकिन मैं स्टैटिक मैश बोल रहा हूँ। तो स्टैटिक मैश बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ का। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसके पास कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कोलिजन, जो अब ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा तो उसको समझा देते हैं। मान लो तुमने एक कार देखी रियल लाइफ में और तुमने उसको मॉडल किया ब्लेंडर में, या तुमने कहीं 3D वेबसाइट से, किसी भी 3D डाउनलोड वाली वेबसाइट से तुमने डाउनलोड कर लिया एक कार का मॉडल, और वो कार का मॉडल तुमने अपने गेम में इंपोर्ट किया। तो तुम वो अगर कार का मॉडल लेवल पे रखते हो, मतलब लेवल में प्लेस कर सकते हो, क्योंकि वो एक एक्टर ही कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो तुमने एक मॉडल है, वो तो प्लेस करने के लिए ही बनाया गया है। तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक मेश एक्टर। स्टैटिक मेश एक्टर का ये मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव नहीं करने वाली है एंड जिसके पास बोन्स नहीं है। बोन्स क्या होती हैं अभी हम आगे बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक्टर जिसको तुम देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, समझ गए होगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं, समझ गए ना, प्लीज़ समझ जाओ यार, स्टैटिक मैश एक्टर। सो अब दूसरा है स्केलेटल मैश एक्टर। तो स्टैटिक मैश एक्टर में क्या होता था कि एक कोई भी चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो तुम लेवल में प्लेस कर सकते हो। अब वही स्टैटिक मैश एक्टर का ये एक मान लो एडवांस फॉर्म है। तो इस एडवांस्ड फॉर्म में क्या होता है, उनके पास बोन्स होती हैं। अब बोन्स क्या है, मैं एग्जांपल में करके दिखाता हूँ। मैं कंटेंट ड्रॉअर में जाता और एक कैरेक्टर खोल लेता। तो ये जो हमारा है देखो लिखा हुआ है SK मैनिक्विन। तो SK का मतलब है स्केलेटल मैनिक्विन। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस स्केलेटल ट्री में, तो देखो इसके पास कई सारी बोन्स हैं। जैसे इस मिडिल फिंगर का, मैं इसको देखो चेंज कर पा रहा, देख रहे हो कैसे मूव कर रही है। पता नहीं स्क्रीन, हाँ अब तो शायद तुम जूम भी कर सकते हो मोबाइल में भी और PC में भी। तो ये देखो कैसे फिंगर मूव कर रही है। इसी तरह मैं इसका हेड मूव कर सकता हूँ, मैं इसका स्पाइन पूरा मूव कर सकता हूँ, इस तरह स्पाइन से मूव कर सकता हूँ इसको। तो लेकिन ये चीज़ें मैं किसी भी स्टैटिक मैश के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई बोन्स नहीं होती। जैसे कि मुझे देखने दो इसमें कुछ होगा पक्का ना पक्का। लेवल प्रोटोटाइपिंग में मैशेस और ये क्यूब है। ये एक स्केलेटल मैश नहीं, स्टैटिक मैश है। तो SM लिखा हुआ है ना, स्टैटिक मैश है। और
देखो इसके पास तुम्हें एक चीज़ दिख रही है सॉकेट मैनेजर, लेकिन कहीं भी तुम्हें बोन वाला कुछ सिस्टम नहीं दिख रहा है। तो तुम इसकी कुछ बोन्स चेंज भी नहीं कर सकते। तो स्टैटिक में उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती है जिनका तुम बोन चेंज नहीं कर सकते। तुम एक फिर से पबजी का एग्जांपल लेते हैं। जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो मूव नहीं कर रही हैं, सारी की सारी स्टैटिक मैशेस हैं। फ्रॉम हाउसेस, बिल्डिंग्स, टावर्स, और सारी तुम्हारे ट्रीज, ग्रासेस, एवरीथिंग इज़ स्टैटिक मैश। और स्केलेटल मैश क्या है? जो तुम्हारी गाड़ियाँ हैं, जो कार हैं जो मूव कर रही हैं, वो वाली। जो डिस्ट्रॉयड कार्स पड़ी रहती हैं वो स्टैटिक मैश ही हैं, क्योंकि उनको अब मूव नहीं करना है। लेकिन जो मूवेबल कार्स हैं, जो चल रही हैं, जो बाइक हैं वो, और जो तुम्हारा चीज़ें जैसे चल रही है, जैसे ड्रॉप तुम्हारा चल रहा है, नहीं ड्रॉप, हाँ ड्रॉप भी स्केलेटल मैश में ही आएगा, क्योंकि उसका वो ऊपर से खुलता है ना कुछ, या पैराशूट टाइप का, तो वो। तो ये सारी चीज़ें स्केलेटल मैश और स्टैटिक मैश में तुम हल्का फुल्का डिफरेंस समझ गए होगे। एंड अभी तुम इसमें और प्रोफिशिएंसी आएगी जब तुम इस पर काम करोगे। सो ज़्यादा टेंशन ना लेना कि पहली बार में अगर समझ में ना है तो, बस इतना समझ लेना हल्का फुल्का डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अब मैंने बोला कि स्केलेटल मैश जो है वो एक तरह का एडवांस्ड स्टैटिक मैश है। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करें? मतलब क्या हम स्टैटिक मैशेस को स्केलेटल मैशेस की जगह और स्केलेटल मैशेस को स्टैटिक मैशेस की जगह यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो दोनों ही एकदम अलग चीज़ें हैं। क्योंकि स्टैटिक मैशेस के पास एकदम बोन्स नहीं होती, तो उनका इंपोर्ट प्रोसेस अलग है। मतलब कि जब तुम ब्लेंडर में मान लो तुमने बोन्स बनाई, तो और तुम उनको इंपोर्ट कर रहे हो, तो दोनों का जो इंपोर्ट प्रोसेस है वही एकदम अलग है। सॉरी। और स्केलेटल मैशेस का भी अपना खुद का सिस्टम है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो ये क्यूब है, तो अब इस क्यूब का मैं डिटेल्स पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है स्टैटिक मैश। तो अब मैं इसके लिए किसी भी तरह का स्केलेटल मैश सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बोनलेस बॉडी ढूंढ रहा है जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो। तो मैं उसमें कैसे एक बोन वाली बॉडी यूज़ कर सकता? तो तुम समझ गए होपफुली कि ये कैसा हुआ। अब हम लोग एक ब्लूप्रिंट एक्टर बनाते हैं। बेसिक ब्लूप्रिंट एक्टर फिर से बता देता क्या होता है। कोई भी ऐसी आइटम जो तुम विजुअली कोई भी ऐसी आइटम जिसके पास अपना खुद का ब्लूप्रिंट कोड हो और तुम उसको रन कर सकते हो रन टाइम पे। तो लेट्स गो एंड क्रिएट अ ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहला बेसिक तो तुम्हें कंटेंट ड्रॉअर में ही आना है, और मैं कंटेंट फोल्डर में वापस आ जाता हूँ। जैसे तुम्हारा फोल्डर होगा ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास कैरेक्टर्स का है, जो कि ये थर्ड पर्सन एग्जांपल मैप का ही सारे कंटेंट फोल्डर्स हैं, तो इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। और ओह अच्छा सॉरी, पहले कि मैं गाली खाऊं कि मैंने दिखाया क्यों नहीं कि फ़ोल्डर कैसे बनाया, पहले बस बता दूं। तो जब तुम कंटेंट ड्रॉअर में कहीं भी राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरा मेन्यू टाइप का मिल जाएगा। तो पहले तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि तुम सारे बेसिक एसेट्स बना सकते हो, जैसे मटेरियल, नाइग्रा, लेवल, ब्लूप्रिंट क्लास। तो ये वाला जो लेवल है, यहाँ से क्या डिफरेंस है? तो बस डिफरेंस ये है कि ये वाला जो लेवल है ये एकदम एम्प्टी लेवल बनेगा, और यहाँ से तुम प्रीसेट वाले लेवल जिन पे हल्का फुल्का एनवायरनमेंट है या हल्का फुल्का लाइटनिंग अच्छी है वो तुम बना सकते हो। तो नॉर्मली सब यहाँ से फाइल से ही बनाते हैं, क्योंकि लाइटनिंग बहुत अच्छी रहती है वो बेसिक वाले की, तो उससे बना सकते हो। एंड मटेरियल्स और नाइग्रा पे तो अभी आगे बात होगी। तो एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाते हैं। एंड अब यहाँ पे तुम देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अब देखो एक्टर क्या है? एक्टर एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पॉन हो सकता है या प्लेस कर सकते हैं हम वर्ल्ड में। इसको वर्ल्ड मतलब लेवल में प्लेस कर सकते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि कहीं वर्ल्ड दिया है, कहीं लेवल दिया है, कहीं मैप दिया है। एक तरीके से तीनों सेम है। पॉन क्या है? पॉन मतलब कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखो पॉन क्या है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं। एक जो तुम कंट्रोल करते हो और जिसके पैर हों, जो मूव कर रहा हो, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा हो, या मतलब बेसिक कैरेक्टर मूवमेंट शो कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे एक कैरेक्टर। बट एक चीज़ जैसे कि जो मूव कर रही हो लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर मूवमेंट ना दिखा रहा हो। कैरेक्टर मूवमेंट और नॉर्मल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे एक कार है और एक रोबोट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रोबोट जो है वो पैरों से चलेगा, उसको क्राउच कर सकता है, वो जंप कर सकता है।
वेरस जो कार है वो जंप नहीं कर सकती, वो सिर्फ आगे पीछे चल सकती है। तो मतलब कि एक कार एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम कंट्रोल तो कर सकते हो, लेकिन उसको तुम कैरेक्टर जैसी वैल्यूज़ नहीं दे सकते। तुम्हें उसके लिए जंपिंग वाली चीज़ें नहीं चाहिए, क्राउचिंग नहीं चाहिए, ना तुम्हें उसके लिए मे बी डाइंग एनिमेशन नहीं चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें। तो कैरेक्टर पे के पास मतलब समझ लो पैर होते हैं बस। और पॉन क्या है? पॉन मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और वो कार हो सकती है, एनिमल हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। अब ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। कैसे? एक्टर जो है वो एक बेस क्लास है, और पॉन जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। अ, इसको थोड़ा सा समझा देता। जो पॉन की सारी प्रॉपर्टी, सॉरी, एक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी पॉन में अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि वो उसका बच्चा है। तो पॉन जो है, क्योंकि वो एक्टर का बच्चा है, तो उसने एक्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर लिया है। इसी तरह कैरेक्टर जो है वो पॉन का बच्चा है, तो कैरेक्टर ने सारी प्रॉपर्टीज़ पॉन की डिफाइन कर ली है, प्लस अपनी खुद की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो तुम्हारे पास डबल का फ़ायदा। पॉन की तुम अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो, और एक्टर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह ही हम पॉन बना देते हैं। पॉन बना क्या, या कैरेक्टर, या एक्टर, ठीक है। अभी हम एक्टर, नॉर्मल एक्टर बनाते हैं, किसी कोई एकदम एम्प्टी एक्टर, और इसको नाम दे देते हैं BP क्यूब। BP क्यूब मैंने नाम इसलिए दिया कि क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता कि एक इस चीज़ को हम कोड कैसे करें। मतलब ये तो एक स्टैटिक मैश है ना, मैं इसको डिलीट कर देता यहाँ से और तुम्हें प्लेस करके दिखाता। ये मेन कंटेंट फोल्डर है, लेवल प्रोटोटाइपिंग मैशेस, और यहाँ पे तुम्हारा ये कैम्फर क्यूब पड़ा है। तुमने इसको ड्रैग करके लाए मैप में, और जहाँ रखना है वहाँ प्लेस कर दिया। और तुम इसको अब ऊपर नीचे कर सकते हो इस एरो की से, जो तुम देख रहे हो, एरो की से तुमने इधर उधर कर लिया। लेकिन अब ये अपनी जब मैच स्टार्ट होगा तो ये अपने आप मूव नहीं करेगा। मान लो तुम चाहते हो इसको ये अपने आप मूव करे, तो वो तुम्हें ब्लूप्रिंट में करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक स्टैटिक मैश है, तो इस पर कैसे हम ब्लूप्रिंट लगाएं? तो एक स्टैटिक मैश को हम चाइल्ड बना देंगे ब्लूप्रिंट क्लास का। वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। पहले कि मैं मूव करूँ, मैं तुम्हें बस बता दूँ, व्यू पोर्ट में शायद मूव करना तुम लोग को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो जो तुम्हारा राइट माउस बटन है उसी से तुम ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट देख सकते हो। इस तरह पूरा वो देख सकते हो, देख रहे हो, पूरा मूव कर सकते हो। एंड W से तुम आगे जा सकते हो, S से पीछे, A से लेफ़्ट और D से राइट। तो इस तरह तुम मूव कर सकते हो, और थोड़ा सा इसके साथ खेलो, आधा घंटा, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा। जैसे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही खेलते हैं इसके साथ, नाइस। तो अब हमने देख लिया कि हमने एक स्टैटिक मैश यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इस स्टैटिक मैश को कोड करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द कंटेंट फोल्डर, और यहाँ पे हमारा क्यूब पड़ा हुआ है, ये जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया अभी। अब इसको खोल लेते हैं। अब कुछ इस तरह की चीज़ दिख रही है जो कि बहुत डरावनी है। आई ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि बहुत डरावनी है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो। तो मैं ऊपर चीज़ दिख रही है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है। ये तुम्हें दिखाता है, ये वाला व्यू पोर्ट तुम्हें दिखाता है कि लेवल में चीज़ें कैसी दिख रही हैं, लेवल कैसी दिखेगी गेम में, ठीक है। तुम्हें विजुअली दिखाता है कि लेवल कैसी दिख रही है। एंड ये व्यू पोर्ट तुम्हें दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट कैसा दिख रहा है। ये जो तुम आइकन देख रहे हो ये डिफ़ॉल्ट आइकन है, और इसको डिफ़ॉल्ट सीन रूट कहते हैं। तो सीन रूट, रूट मतलब कि जो सबसे बेस चीज़ है जिससे तुम सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो। क्योंकि एक एक्टर है, तो अगर मान लो उसके 10 चीज़ें हैं एक्टर में, इस ब्लूप्रिंट एक्टर में मान लो हमें 10 क्यूब्स रखने हैं, 10 क्यूब्स 4 जगह रखते हैं। तो उसका एक ना एक तो बीच वाला पॉइंट होगा ना जो सबको जोड़ के रखे, तो वो हमारा रूट हो गया, डिफ़ॉल्ट सीन रूट। ज़्यादा टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। फिर बात करते हैं, अब हमें इसमें क्यूब ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्यूब एक स्टैटिक मैश है, तो हम किसी भी उसको एक्टर को हम एक चाइल्ड क्लास की तरह ऐड कर सकते हैं। किसी भी एक्टर को हम किसी भी ब्लूप्रिंट में
एक चाइल्ड क्लास की तरह ऐड कर सकते हैं। तो हम इस डिफ़ॉल्ट सीन रूट को सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे दबाएंगे और यहाँ पे तुम्हें कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है स्टैटिक मैश। इस स्टैटिक मैश को सेलेक्ट कर लो। तो अभी अगर स्टैटिक मैश को सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा कुछ ये इस तरह का डिटेल्स पैनल खुल जाएगा। और अगर तुम यहाँ थर्ड पर्सन मैप में देखो और तुमने क्यूब सेलेक्ट रखा हो तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही डिटेल पैनल है। तो इस स्टैटिक मैश पे अगर तुम्हें पता नहीं है कि इसका ये लोकेशन कहाँ पे है, इस स्टैटिक मैश मतलब ये क्यूब कहाँ पड़ा हुआ है, तो तुम इस सर्च बटन पे दबाओ और ये तुम्हें उसकी लोकेशन पे ले जाएगा। और अब तुम अगर इस क्यूब पे जाओ और इस बटन पे दबा दो ये वाला, तो ये सेलेक्ट कर लेगा उसी क्यूब को। तो अब जैसे ही मैंने क्यूब सेलेक्ट किया, अब मैं मूव कैसे कर रहा हूँ वो मैं इस स्क्रॉल बार से कर रहा हूँ, मैं तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो हाँ, तो मैं इसको कंपाइल और सेव। सो कंपाइल सेव ज़रूर कर लेना अगर प्रोजेक्ट क्रैश करता है। ऑफ कोर्स अब बहुत कम हो गया है प्रोजेक्ट क्रैशेस, बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अनरियल बहुत अच्छा काम कर रहा है सॉल्व करने में इश्यूज़, बट जस्ट फॉर द मैटर ऑफ सेफ्टी कंपाइल सेव मतलब याद कर लो। और अगर मतलब कंपाइल तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा हर चीज़, लेकिन कंपाइल के बगल में ये 3 डंडियाँ हैं अगर ध्यान से देखो, तो इन 3 डंडियों को दबाओ और लिखा है सेव ऑन कंपाइल ऑन सक्सेस ऑनली। मैं इसको हमेशा ऑन सक्सेस ऑनली पे रखता हूँ, सो दैट कि अगर अगर कंपाइल हो गया है करेक्टली तो वो उसको तुरंत ही सेव कर ले, मुझे बार बार सेव का बटन ना दबाना पड़े। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो अपने आप सेव कर ले तो तुम डायरेक्टली सेव कर सकते हो दबा के बटन। तो अब इसे हमने स्टैटिक मैश ऐड कर दिया। तो अब इस स्टैटिक मैश की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसमें फिज़िक्स हो सकता है, इसमें तुम इसको सिम्युलेट कर सकते हो कि मान लो आदमी ने धक्का दिया तो ये उड़ता हुआ चला गया। फिर इसमें कोलिजन हो सकता है कि आदमी इससे टकराए या आदमी इसके आर पार हो जाए, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन हो सकता है। तो अब हमारे पास ये एक हमने इसमें डाल दिया, तो तुम व्यू पोर्ट में देख सकते हो कि हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक्टर का कैसा है। मैं इसमें सीन रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखो इस तरह है तुम्हारा। तो अब मैं थर्ड पर्सन मैप में वापस जाता हूँ, कंटेंट ड्रॉ में जाता हूँ, वापस कंटेंट फोल्डर में, और यहाँ पे तुम्हारा क्यूब है। इस क्यूब को मैं ड्रैग करके ले आता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। अब तुम डिफरेंस देखो, तुम्हें इन रियलिटी कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि मैंने कुछ और सेलेक्ट कर लिया। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ब्लूप्रिंट एक्टर है, कौन सा स्टैटिक मैश एक्टर है, क्योंकि हमने एक स्टैटिक मैश एक्टर हमने एक ब्लूप्रिंट में ऐड कर दिया। अब इसमें हम सारी कोडिंग कर सकते हैं जो हम चाहते हैं इस क्यूब के साथ हो इन मैच। सो अब हम वो करेंगे, फोर्स करेंगे ब्रो, पूरा इसकी बैंड बजाएंगे। एंड इस क्यूब को हम एडिट यहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। ये है तुम्हारा वर्ल्ड आउटलाइनर। वर्ल्ड आउटलाइनर वो सारे आइटम्स होल्ड करेगा अपने में जो जो इस मैप पे प्रेजेंट हैं। इस मैप पे तुम 100 चीज़ें देख रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो इसका नाम है SM क्वार्टर सिलेंडर 12। इसका इस मैप में ये नाम पड़ा है। तुम इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये तुम्हें उसके पास भी ले जाएगा। और तुम राइट क्लिक करके भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो जिस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। बट ब्राउज टू एसेट दबा के तुम इस एसेट को खोल भी सकते हो और कहीं और भी प्लेस कर सकते हो। तो ये सेम ही एसेट है, ये देखो ये और ये सेम है। तो सब स्केलिंग करके ही बना है। स्केलिंग नहीं पता तो किसी भी चीज़ को मैं जो जो चीज़ें नॉर्मली तुम यूज़ करोगे वो बताता चलूँ। तो जैसे स्केलिंग क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पे 3 चीज़ें मिल रही हैं, या किसी भी एक्टर की कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ कंफर्म है कि होंगी। अगर वो लेवल में जा रहा है तो उसकी एक लोकेशन होगी, रोटेशन होगी और स्केल होगी। कि लोकेशन क्या मतलब उसकी वर्ल्ड में क्या लोकेशन है, XYZ वैल्यू क्या है, एक वेक्टर है वो वेक्टर। और रोटेशन एक रोटेटर है, रोटेटर क्या होता है उसमें भी एक XYZ वैल्यू होगी, एक्स के एक्स एक्सेस के अराउंड कितना टर्न्ड है, वाई एक्सेस के अराउंड कितना टर्न्ड है और जेड के अराउंड कितना टर्न्ड है। तो तुम इसको बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हो, मतलब अरे मतलब अनरियल इंजन बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे। देखो तुम्हारी ये जो लाइन बनी हुई है, अगर तुम देखो मूव करने के लिए एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। और यहाँ कोने में तुम अगर देखो, मैं अगर माउस मूव करता हूँ इस तरह,
तो ये एक एक्स एक्सिस दे रखा है रेड, तो अगर तुम्हें एक्स पे मूव करना है तो तुम्हें रेड वाला मूव करना होगा, तो ये तुम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो। और ये तुम वेरीफाई कर सकते हो यहाँ लोकेशन की वैल्यू से। लोकेशन की वैल्यू 900 है, मैंने इसको आगे किया 910 हो गई, और आगे किया 920 हो गई, तो लोकेशन की वैल्यू एक्स में चेंज हुई। अब मैं वाई में अगर आगे पीछे करता हूँ, वाई में हल्का सा आगे किया 2010 हो गई, हल्का सा और आगे किया 2020 हो गई, 2020 सबसे गंदा साल, ठीक है। और जेड ऊपर नीचे तुम कर सकते हो इसी तरह, और ये देखो तुम जेड दिया हुआ है ऊपर नीचे, और इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा होपफुली। लेट्स गेट बैक टू द क्यूब। तो ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। अब हम जाते हैं इवेंट ग्राफ में। अगर कंस्ट्रक्शन ग्राफ खुला है तो इसको बंद कर दो मिडिल माउस बटन से। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पे तुम 3 इवेंट्स देख सकते हो। लेफ़्ट माउस बटन दबा के मैंने ड्रैग किया तो सेलेक्ट करने के लिए होता ही है। तो पहला है इवेंट बिगिन प्ले। तो जब भी मैं मैप मतलब कोई मैप खुलता है और एक्टर उसमें होता है, मतलब ये वाला जो ब्लूप्रिंट एक्टर है ये इस मैप पे है, मैं इस मैप पे जब प्ले करूँगा, पहली बार जैसे ही मैं इस मैप में घुसता हूँ तो वो एक इवेंट फायर करता है जो कि है इवेंट बिगिन प्ले। मान लो कि मैंने मैप ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ सर्वर पे ही ये मैप ओपन हुआ, तब भी ये फायर करेगा, क्योंकि ये आइटम तो अब स्पॉन हो गया है ना। तो इसका असली डेफिनेशन होगा कि आइटम जब भी स्पॉन हो रहा है, तो जब भी स्पॉन होता है तब वो कर सकता है, या फिर बेसिकली जैसे अगर मैप में स्टार्टिंग से ही पड़ा हुआ है तो जैसे ही मैप पे कोई आदमी आएगा या मैप स्टार्ट होगा वैसे ही वो एक इवेंट फायर करेगा। इवेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे सर। हेलो 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 हेलो। बट उनके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। मैंने स्पॉन कई बार बोला लेकिन बताया नहीं कि स्पॉन होता क्या है। तो स्पॉन क्या होता है, मतलब कि तुम एक ब्लूप्रिंट नोड से, अब नोड क्या होता है वो अभी बताऊंगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट के तरीके से तुम किसी आइटम को जनरेट करके मैप पे लाओ। मतलब मान लो ये जो क्यूब था, ये वाला जो क्यूब है, ये इस पे पड़ा नहीं है, लेकिन आदमी जब प्ले करे तो ये अचानक से आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए वो क्यूब, तो उसको कहेंगे स्पॉनिंग। मतलब किसी चीज़ को रन टाइम पे तुम्हें मैप में लाना, स्पॉनिंग, ठीक है, समझ गए होगे। अब आगे हम बात करते हैं, तो चलो वो क्यूब वाला ब्लूप्रिंट खोल लेते हैं। तो ये हमारा है। तो जो भी तो इस तरह की चीज़ें देख रहे हो, जैसे ए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये एक ब्लूप्रिंट नोड है, ये एक ब्लूप्रिंट नोड है, ये एक ब्लूप्रिंट नोड है। तो हम नोड्स को ही कनेक्ट कर करके वायर्स से हम नोड्स को ही कनेक्ट करके लॉजिक बनाते हैं। तो अब मैं तुम पूछो नोड्स क्या होते हैं। नोड्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वो, और ये कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस में डिफाइंड होंगे। मतलब इनकी इनको हमने सी प्लस प्लस में डिफ़ाइन किया और उसको हमने ब्लूप्रिंट में यूज़ किया। तो जब तुम इसको यूज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि तुम एक सी प्लस प्लस कोड रन कर रहे हो इन द बैकग्राउंड, इतना समझो। अब ये मैंने जैसे बताया इवेंट बिगिन प्ले तब फायर होगा, और इसको तुम कहीं भी मूव कर सकते हो लेफ्ट माउस क्लिक दबा के। तुम्हें अगर मान लो तुम्हारी स्क्रीन मतलब छोटी है और तुम्हें बड़ा करना है तो तुम कंट्रोल दबा के इसको और वो जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो, इतना मैक्सिमम है शायद, तो ठीक है, और तुम इसको कर सकते हो। और नॉर्मली भी वैसे कर सकते हो, लेकिन जैसे अगर नॉर्मली बिना कंट्रोल दबाए ऊपर करने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे ज़्यादा नहीं होगा, कंट्रोल दबाओगे तो और मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो या जूम करते हैं उसे। नाउ अब इस इवेंट बिगिन प्ले पे हम एक लॉजिक बना सकते हैं इस तरह। देखो लिखा आ रहा है ना, प्लेस अ न्यू नोड। तो अब इसको हम एक नए नोड से कनेक्ट कर सकते हैं कुछ फंक्शनैलिटी बनाने के लिए। अब मैंने पिन ऑफ की और यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ गई। अब इतनी सारी किसी को नहीं पता होता कि सारी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो साउंड इंजीनियर होगा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उसको कुछ और साउंड से रिलेटेड करना होगा। तो तुम साउंड वाली तुम्हें चीज़ें नहीं सीखनी,
या मतलब अगर तुम साउंड में जाना चाहते हो तो तुम्हें साउंड वाली चीज़ें सीखनी है, मल्टीप्लेयर वाली चीज़ें नहीं सीखनी। मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारी जॉब या जो भी तुम गेम में करना चाहते हो वो तुम्हारा स्पेसिफिक वो होना चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ वो करते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो एक तुम इंडी डेवलपर हो, मतलब इंडिपेंडेंट डेवलपर हो, और तुम्हें बहुत कुछ वो करना है, तो भी तुम सब कुछ नहीं जानना ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें नहीं जानना ज़रूरी है कि साउंड को कैसे एम्पलीफाई करके लोअर करें या मेटा साउंड पे कैसे हाई एंड में वर्क करें, क्योंकि वो एक साउंड इंजीनियर का काम है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक साउंड प्लेस करना है, उसको प्ले करना है, और तुम्हें लेवल्स बस कंट्रोल करने हैं कि वॉल्यूम कितना है और ये कितना है, नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट डेवलपर्स करते हैं। तो इस इवेंट बिगिन प्ले पे एक काम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, जो कि ये नॉर्मली सारी चीज़ें सारी लैंग्वेजेस में बहुत आसान होता है, तो ब्लूप्रिंट्स में सबसे आसान है। बस यहाँ पे सर्च करो प्रिंट स्ट्रिंग, तो देखो डेवलपमेंट में आ गया प्रिंट स्ट्रिंग। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो अब जब इवेंट बिगिन प्ले फायर होगा तो ये प्रिंट स्ट्रिंग रन करेगा। और अब मैं जैसे मान लो मैं इसमें सिर्फ स्ट्रिंग दिया हुआ है कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे दिया है ये एक एरो दिया है जिससे मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसकी और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करना है, लॉग में प्रिंट करना है, लॉग क्या होता है वो अभी हम आगे बात करेंगे, और कलर तुम्हें चेंज करना है, ड्यूरेशन चेंज करनी है, की कुछ रखनी है, वो सब तुम वो कर सकते हो। तो जैसे मान लो ड्यूरेशन अगर मैं 5 सेकंड कर लूँगा तो ये 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आएगा जब भी गेम फायर करेगा। और कलर तुम इसका इस पर दबा के जो कलर रखना चाहो नॉर्मली रख सकते हो, और हेक्स लिनियर कोड भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। और स्क्रीन पे प्रिंट हो गई, और स्ट्रिंग मान लो हिंदी वीडियो मान लिया मैंने, तब ये हिंदी वीडियो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पे तुम लिख देखो लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑनली, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस गेम को पैक करता हूँ तो जब मैं इसको पैक करूँगा तो सिर्फ ये डेवलपमेंट मोड में ही चलेगी ये स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं इसको एक नॉर्मल शिपिंग पैकेज बनाता हूँ, इसका शिपिंग पैकेज मतलब जो तुम किसी गेम डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे या किसी क्लाइंट को दोगे या फिर किसी स्टीम पे अपलोड करोगे, तो उसमें ये कोड छुप जाएगा, तब ये रन नहीं करेगा। जो कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें कोई डीबगिंग के लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो वो तुम्हें नहीं चाहिए ना मेन मैप में। तो प्रिंट स्ट्रिंग का नॉर्मली यूज़ हम डीबगिंग के लिए करते हैं। तो तुम मतलब प्रिंट स्ट्रिंग तुम्हारा सहारा रहेगा पूरी तुम्हारी जर्नी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोड है तुम्हारे लिए ज़िंदगी में, इतना समझ लो। तो ये प्रिंट स्ट्रिंग का यूज़ हम डीबगिंग के लिए करते हैं, तो इसको हमें शिपिंग में नहीं चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए। तो तुम जब पैकेज करोगे तो तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो तुम डेवलपमेंट पैकेज बना सकते हो, शिपिंग पैकेज। तो डेवलपमेंट पैकेज बनाओगे तो फिर वो जाएगा तुम्हारा डेवलपमेंट एरिया में, और ये तुम यूज़ कर सकते हो, तब तब तुम्हारा पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, तुम दोस्तों के साथ खेल सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जो शिपिंग पैकेज है उसमें जब ये जाएगा तो फिर ये सब जितने भी डेवलपमेंट वाले नोड्स हैं वो नहीं आएंगे, जो कि ठीक है, सही चीज़ है। नाउ लेट्स गो, वापस मैप में जाते हैं और इसको प्ले करते हैं। तो तुम देखो हिंदी वीडियो प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो मतलब टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, हमने बिगिन प्ले पे जो इवेंट बनाया वो फायर हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इस क्यूब को यहाँ से हटा देता हूँ, अब अगर मैंने मान लो हटा दिया तो फिर क्या वो प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। सो ट्राई कर लेते हैं। मैंने प्ले किया, कुछ प्रिंट नहीं किया था। तो वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई कोई वो क्यूब था ही नहीं, तो अगर क्यूब ही नहीं था तो हम कैसे उसको रन करते। अब एक काम करते हैं, अब एक की बनाते हैं और उस आइटम को रन टाइम पे स्पॉन करते हैं। रन टाइम मतलब जब गेम रन कर रहा हो तब स्पॉन करते हैं, और फिर देखते हैं वो प्रिंट स्ट्रिंग कब प्रिंट करता है। तो मैंने जैसा बताया था वो हमेशा स्पॉनिंग पे प्रिंट करेगा, तो लेट्स गो एंड चेक। तो हम अपना कैरेक्टर का ब्लूप्रिंट खोल लेते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो ये स्केलेटल मैश है, और ये किसी ना किसी ब्लूप्रिंट से अटैच होगी, तभी तो हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, पीछे ला पा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं तो ब्लूप्रिंट होगा। तो चलो उसको खोलते हैं। तो मान लो तुम्हें ब्लूप्रिंट इसका नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं कैसे करना है, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। तो पहले तो क्या है, तुम इसको प्ले कर लो और ये तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, डिटैच फ्रॉम प्लेयर कंट्रोलर। तब जब तुम डिटैच करोगे तो तुम इस प्लेयर को सेलेक्ट कर पाओगे। तो तुम्हें ये दिखा दिया कि ये कौन सा कैरेक्टर है, तुम इसका ब्लूप्रिंट यहाँ से एडिट पे दबा के तुम खोल सकते हो डायरेक्टली। मान लो मैंने डायरेक्ट खोल लिया, तो तुम ये देख रहे हो पूरा चल रहा है नोट सारे, और ये इसका ब्लूप्रिंट है। लेकिन मान लो तुम्हें ये थोड़ा लंबा मेथड है,
तो क्योंकि ब्लूप्रिंट जो तुम्हारा ये प्ले हो रहा है, जो कैरेक्टर है, ये एक क्लास डिफ़ॉल्ट है। क्लास डिफ़ॉल्ट क्या है, मतलब कि तुम जब भी प्ले करोगे तुम्हारा कैरेक्टर सेम ही आएगा। तो फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं। वो कहाँ से? वो है हमारा वर्ल्ड सेटिंग से। लेकिन यहाँ कहीं वर्ल्ड सेटिंग्स दिख नहीं रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमने अभी विंडो ओपन नहीं किया वर्ल्ड सेटिंग की। उसके लिए तुम्हें विंडोज़ में जाना है ऊपर, एंड यहाँ वर्ल्ड सेटिंग का ऑप्शन है। अब ये कुछ एक नई विंडो तुम्हारी इधर खुल गई होगी। इसमें तुम्हें एक गेम मोड ऑप्शन मिलेगा और सेलेक्टेड गेम मोड। सेलेक्टेड गेम मोड को ऐसे करो और तुम्हारा आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पॉन क्लास। तो इसमें तुम पॉन भी डाल सकते हो, कैरेक्टर भी डाल सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो चलो पॉन खोल लेते हैं। सर्च किया तो देखो ये यहाँ प्लेस्ड है कंटेंट थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट्स। तो अब इस थर्ड पर्सन कैरेक्टर को ओपन कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके ऊपर लेते हैं। अभी इन सब लॉजिक से डरना नहीं, अभी बात करते हैं। ये हम इवेंट ग्राफ में ही हैं। अब व्यू पोर्ट में वापस जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखता है। ये गेम व्यू नहीं है, ये तुम्हारा व्यू पोर्ट है। मतलब कि इसमें तुम्हारा कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें कंटेंट है और ये कैसा दिखेगा ये दिखाता है। तो ये हाँ, तो जो ये तुम्हारा कैमरा ये हिडन एक्टर है। मतलब जो अगर मैं कैमरा पे क्लिक करूं तो तुम लेफ्ट साइड में नहीं सॉरी राइट साइड में देख सकते हो कि एक सेटिंग होगी जिससे ये कैमरा हिडन होगा। लिखा है ना कैमरा मेश हिडन इन गेम टिक्ड है, तो ये कैमरा हिडन होगा गेम में। फिर इसी तरह ये जो तुम्हारे बाहर कवरिंग है, तुम्हारी कोलिजन है, कैप्सूल कंपोनेंट है, ये भी हिडन होगा गेम में। देखो लिखा है हिडन इन गेम। विजिबल भी है, हिडन भी है। मतलब विजिबल क्या है कि मतलब ये यूज़ तो होगा गेम के अंदर, लेकिन इसकी जो मैश है वो हिडन होगी। ठीक, समझ गए? तो अब वापस इवेंट ग्राफ पे जाते हैं। अभी इतना टेंशन ना लो, अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। और एक बटन पे मान लो मुझे 7 जब मैं दबाऊं तो गेम, या चलो 4 जब मैं दबाऊं तो हमें गेम में वो क्यूब आ जाना चाहिए, कहीं से भी आ जाए। तो एक की बनाते हैं, राइट क्लिक करो। जैसे मान लो हमने उस केस में तो यहाँ इवेंट बिगिन प्ले बनाया था, तो ये तो तब फायर होता है जब गेम स्टार्ट हो रहा हो, अरे मतलब सॉरी जब ये स्पॉन हो रहा हो क्यूब। लेकिन अभी तो हमारे पास थर्ड पर्सन को स्पॉनिंग, मतलब स्पॉनिंग के पे तो बनाना नहीं है, हमें की पे बनाना है। की मतलब 4 दबाऊँ तो हुआ। तो एक राइट क्लिक करके तुम 4 के लिए की बना सकते हो। सर्च करो 4 की, तो ये देखो कीबोर्ड एक्शन इवेंट आ गया 4। तो अब ये देखो इवेंट आ गया 4 कीवर्ड का। तो अगर प्रेस करे तो क्या हो और जब रिलीज हो तो क्या हो। और तुम इसको और कस्टमाइज कर सकते हो। राइट साइड में जाओगे डिटेल पैनल में तो कंज्यूम इनपुट, एग्जीक्यूट व्हेन पॉज्ड और सारी चीज़ें। फिर कंट्रोल, मतलब कि मान लो तुम्हें 4 को 4 तब चले जब तुम कंट्रोल और 4 को साथ में दबाओ। तो ये कंट्रोल का 4 कर दोगे तो कंट्रोल दबा के जब 4 दबाओगे तो ये रन करेगा। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं चाहिए, नॉर्मली 4 ठीक है। और जब प्रेस हो तो एक नोट खोजो, सर्च करो स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास। हो, तो अब स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास। तो ये क्या करता है, ये सबसे बेसिक नोड है जो कि तुम्हारे किसी भी आइटम को स्पॉन करने के लिए यूज़ करेगा। भले ही तुम सिंगल प्लेयर गेम बना रहे हो या मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो, ये तुम्हारा यूज़ होगा किसी भी आइटम को स्पॉन करने के लिए। स्पॉन मतलब गेम में लाने के लिए, ऐसी चीज़ जो तुम्हारे कंटेंट ब्राउज़र में तो है लेकिन लेवल में नहीं है, तो तुम उसको लेवल में ला सकते हो। लेकिन ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि ये नोड से, इस नोड से तुम किसी चीज़ को कंटेंट ब्राउज़र से लेवल में ला सकते हो। लेकिन ये कैसे बताएंगे कि कहाँ लाना है और किस चीज़ को लाना है? तो उसके लिए तुम्हें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्लास और स्पॉन ट्रांसफॉर्म का। तो अब तुम पूछोगे ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म 3 वेरिएबल से मिल के बना है। पहला है लोकेशन, दूसरा है रोटेशन और तीसरा है स्केल। तो लोकेशन क्या होगी उस एक्टर की, किस रोटेशन, मतलब कितना एक्स एक्सिस के कितना रोटेट है, वाई एक्सिस का कितना रोटेटेड है और जेड एक्सिस का कितना रोटेट है। और स्केल क्या है? स्केल मतलब कि आइटम कितना बड़ा है अपनी ओरिजिनल साइज से, या कितना छोटा है अपने ओरिजिनल साइज से। तो मतलब जैसे मान लो एक क्यूब है, तो तुम उसको बहुत बड़ा भी स्पॉन कर सकते हो, बहुत छोटा भी कर सकते हो, या ओरिजिनल साइज पे भी कर सकते हो। तो ये इसलिए स्पॉन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्लास में तो हमने जो ये बीपी क्यूब बनाया था वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तुम सेलेक्ट क्लास पे दबा के सर्च कर सकते हो बीपी क्यूब। बीपी क्यूब, ये अंडरस्कोर बीच में है इसलिए बीपी क्यूब पे सी पे नहीं आया, तो यहाँ पे बीपी क्यूब।
अब बीपी क्यूब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्पॉन ट्रांसफॉर्म हम सेट कर सकते हैं और कोलिजन हैंडलिंग ओवरराइड। तो अभी कोलिजन की टेंशन ना लेना, अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्पॉन ट्रांसफॉर्म में एक काम कर सकते हो, तो जैसे इस एक्टर का मतलब इस कैरेक्टर का भी अपना खुद का भी एक ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब इस ये जो कैरेक्टर जब प्ले होता है तो ये जहाँ पे भी होगा इसका खुद का भी ट्रांसफॉर्म होगा, इसकी खुद की भी लोकेशन होगी, खुद की भी रोटेशन होगी। तो एक काम करते हैं, हम इसकी लोकेशन के बगल में प्रिंट करते हैं, मतलब इस कैरेक्टर के बगल में इस कैरेक्टर के बगल में उस क्यूब को स्पॉन करते हैं। ठीक है, इस कैरेक्टर को लेंगे, ट्रांसफॉर्म में कुछ एक्स और वाई जेड में वैल्यू ऐड कर देंगे और इसके बगल में स्पॉन कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता। मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, मैं ये इसको कैरेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कैरेक्टर है, तो मैं डिटेल्स पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे इसकी लोकेशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन लेंगे और उसमें मान लो इस तरफ ये वाई है ना, हाँ वाई एक्सिस में कुछ 200 वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब उसकी लोकेशन में हमने 200 बढ़ा दी और इस जगह पे स्पॉन कर देंगे इसको। तो होगा क्या, आइटम जो है वो मैप पे भी आ जाएगा और उसके बगल में आएगा, तो तुम देख भी सकते हो, तुम उसके आसपास भी जा सकते हो। तो मान लो यहाँ खड़े हो तो यहाँ की लोकेशन के बगल में, वहाँ खड़े हो तो वहाँ की लोकेशन के बगल में, इस तरह से। समझ गए? चलो आगे बढ़े। तो अब चलो स्पॉन करते हैं, इवेंट ग्राफ में वापस जाते हैं और यहाँ पे स्पॉन वीपी क्यूब। तो हमें इस एक्टर की ट्रांसफॉर्म लेनी पड़ेगी, इसलिए तो बहुत आसान है एक्टर की ट्रांसफॉर्म लेना। सर्च करो गेट एक्टर ट्रांसफॉर्म, तो ये तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन हमें लोकेशन भी अलग से ले सकते हो और ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हो। नाउ अब देखो, दो चीज़ें हैं, ये जो ट्रांसफॉर्म है तीन चीज़ों से बना है, मैंने फिर से बताया, और वो तीन चीज़ें खुद एक्स वाई जेड वैल्यू से बनी है। ठीक, तो तुम इनको राइट क्लिक करके स्प्लिट भी कर सकते हो, लिखा है ना स्प्लिट स्ट्रक्ट पिन। तो ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्ट क्या होता है वो ज़्यादा भी तुम डीप में मत समझो, मतलब अभी खुद ही समझ जाओगे एंड तक आते आते। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, वो एक डेटा का डेटा टेबल तरह मान लो, मतलब कि उसमें ये एक वेरिएबल है जो खुद तीन तरह के वेरिएबल से बन के मिल के बना है, और फिर वो वेरिएबल भी खुद तीन तरह के वेरिएबल से मिल के बना है। तो मतलब वेरिएबल का पापा, फिर उसका पापा, फिर उसका पापा। अरे बाप रे, कितने पापा हैं यार अनरियल इंजन में। कोई बात नहीं, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, और इसी तरह किसी भी ट्रांसफॉर्म नोड को तुम राइट क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो। तो देखो, हमें स्केल तो बदलना नहीं है, तो स्केल क्योंकि ये भी पूरा, अगर मैं इस मैश को करूँ, कैरेक्टर मैश को, जो कि हमारा कैरेक्टर है, तो तब इसका स्केल देखोगे 1111 है। और अगर मैं इसको यहाँ से अनप्लग कर देता हूँ तो भी तुम इसकी डिफ़ॉल्ट भी चेक करोगे तो 1111 है। ट्रांसफॉर्म लोकेशन जो है वो सब ज़ीरो है और रोटेशन भी ज़ीरो है, लेकिन स्केल जो है वो 1111 है। इसी तरह यहाँ पे भी तुम देखोगे 11, सॉरी स्केल 111 है। तो स्केल तुम्हें पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कुछ स्केल चेंज करना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। और रोटेशन हम सेम ही दे देते हैं। अब लोकेशन चीज़ है जिसको हमें एडिट करना है। अब मैंने बताया स्ट्रक्ट का इसका भी बेटा होगा, लोकेशन का भी एक बेटा होगा, एक्स वाई जेड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो राइट क्लिक करो और फिर से स्प्लिट कर लो, तो अब एक्स वाई जेड लोकेशन के आ गए। इसी तरह इसको भी कर लो। तो हमें जेड वैल्यू चेंज करनी नहीं है, एक्स की वैल्यू चेंज करनी नहीं है। तो मतलब हमने क्या किया, स्पॉन एक्टर में हमने इस एक्टर की मतलब कैरेक्टर की लोकेशन एक्स वैल्यू लिया और क्यूब से कह दिया तुम एक्स, जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म लोकेशन एक्स है वो ये होगा। फिर इसको हमने जेड का लेके जेड पे दे दिया, रोटेशन हमने रोटेशन पे दे दिया, स्केल हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया। अब ये चीज़ है वाई की, तो to the internet. It looks like there is an issue with the router and echo device. So try अरे चुप हो restarting जा it. भाई। ठीक है, तो अब हमें जो भी खेल करना है इस वाई की वैल्यू के साथ करना है। तो क्या करते हैं, वाई की वैल्यू लेते हैं और इसमें हम 200 या 300 वैल्यू ऐड कर देते हैं, मतलब 200 एज ए फ्लोट वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब तुम ये सोचो, मैंने फ्लोट कहा तो कुछ वेरिएबल के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें बस सर्च करो प्लस, तो ये देखो यूटिलिटीज़ में ऑपरेटर आ गया प्लस। तो इसमें अब इस फ्लोट की वैल्यू, फ्लोट को तुम इंटीजर की तरह ले लो, लेकिन ऐसा फ्लोट जिसमें डेसिमल्स हो, सॉरी ऐसा इंटीजर जिसमें डेसिमल्स हो। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं
जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 1.1 नहीं आ सकता, वो फ्लोट हो जाएगा। अब फ्लोट और डबल में प्रिसीजन का अलग इशू होता है। तो डबल एक तरह का वेरिएबल है, तो वेरिएबल टाइप है। तो जैसे चलो इसके बारे में हल्का सा आगे पहले बात करेंगे, लेकिन अभी बस तुम फ्लोट को इतना समझ लो कि वो एक इंटीजर है जिसमें डेसिमल्स भी इंक्लूडेड है। मतलब तुम इसमें 1.1 भी वैल्यू दे सकते हो, 1.9 भी दे सकते हो, 1.99 भी दे सकते हो, इस तरह। ऑल्दो कुछ प्रिसीजन एरर होता है, मतलब कि तुम आप 1.99999999 नहीं देते जाते ना, तुम्हें कुछ तो प्रिसीजन चाहिए ना गेम में। इतना तो कंप्यूटर भी पावरफुल नहीं है कि तुम्हारा हर नंबर को इतना तोड़ के करे। और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी गेम में भाई, कौन किसको पता चल रहा है गेम में कि तुम 1.1 वैल्यू ऐड कर रहे हो या 1.1111, समझ गए ना। पबजी में थोड़ी ना पता चलता है कि प्लेन किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसी तरह, तो अब हमने ये प्लस ले लिया और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 200। तो अब तुम कहोगे फ्लोट इंटीजर वैल्यू है 200, तो 200.0 देख रहे हो, 200.0, ठीक है। तो वो एक फ्लोट वैल्यू बदल गई क्योंकि 0.0 भी है, और हम इसको वाई में दे देंगे। तो अब हमें क्या हम स्पॉन कर पाएंगे? यस, हम कर पाएंगे। अब चलते हैं मैप में, प्ले करते हैं और 4 दबाते हैं। लो, क्यूब बगल में आ गया, और तुम देख रहे हो ऊपर हिंदी वीडियो भी प्रिंट कर दिया। चलो कहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं। 4 प्रिंट किया, फिर से आ गया, ऊपर हिंदी वीडियो भी प्रिंट किया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 हिंदी वीडियो, 4 हिंदी वीडियो। अब तुम देखोगे कि ये अब आगे आ रहा था, कभी पीछे आ रहा है। तो वो इसलिए देखो इधर, जैसे मैं इधर आ जाता और इधर प्रिंट करूँगा तो देखो पीछे आ रहा है, कहीं पे लेफ्ट में आ रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि हम एक्स एक्सिस में सॉरी वाई एक्सिस में 200 ऐड कर रहे हैं। वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ वाई एक्सिस में 200 ऐड कर दे रहे हैं, इसीलिए। तो अब देखो इस मैप में कहीं वो क्यूब नहीं पड़ा है। तुमने जब प्ले किया तो वो कहीं मैप में नहीं पड़ा है, तुम कहीं भी चेक कर लोगे वो वाला क्यूब नहीं है। तुम्हें 4 दबा के वो स्पॉन कर रहे हो, मतलब मैप में ला रहे हो, और लोकेशन तुम डिसाइड कर रहे हो कि वो मैप में कहाँ पे आना चाहिए। बहुत ज्ञान की बातें बताई दी। पहले के आगे बढ़े उससे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं ना, वो होते क्या है कि वो कोई भी ऐसी वैल्यू है जो, मतलब अरे कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी एक वैल्यू स्टोर कर पाए। तो वेरिएबल्स को एक ऐसा मान लो कि वो एक जगह का पॉइंटर है। ये मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, तो तुम बस ऐसी चीज़ मान लो कि वेरिएबल्स ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी वैल्यू स्टोर कर सकती है, कोई भी तरह की वैल्यू। तो वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो वेरिएबल मैंने फिर से बताया कि वो कोई भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकती है, और वो किसी भी तरह का वेरिएबल हो सकता है। वो एक इंटीजर वेरिएबल हो सकता है। इंटीजर वेरिएबल में तुम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एक इंटीजर वैल्यू। इंटीजर फिर से बताता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, बस डेसिमल्स नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं क्यूब में जाता हूँ और इस क्यूब में एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें कई सारे माई ब्लूप्रिंट में कई सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। एक ग्राफ का कई कई इवेंट ग्राफ है। इवेंट ग्राफ में तुम्हें इवेंट बिगिन प्ले मिल रहा है, ये जो है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं इवेंट बिगिन प्ले पे आ जाऊँगा। इवेंट एक्टर बिगिन ओवरलैप मिल रहा है और इवेंट टिक मिल रहा है। इन दोनों के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट अभी नहीं। तो अभी इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे भी अपडेट हो गया, यहाँ से भी हट गया। कंस्ट्रक्शन ग्राफ जो होता है वो मेनली होता है, मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो ये तब जब भी ये कंस्ट्रक्शन ग्राफ वो ग्राफ होता है, मैं तो डबल क्लिक करता हूँ, ये इसमें तुम कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हो जो तुम तब चेंज करना चाहते हो जब भी एक्टर अपनी कोई प्रॉपर्टी चेंज करे, मतलब कोई ब्लूप्रिंट में एडिट आए या गेम स्टार्ट हो। ये कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग किसी रैंडम आइटम जनरेशन यूज़ करने के लिए। आइटम बनाना है रैंडम, या आइटम को प्लेस करना है ग्राउंड में, या फिर आइटम को मान लो मूव करना है और कोई वैल्यू एडिट हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको। मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने हेलो बना दी, और अब देखना है तो कमाल। मैं ये क्यूब लाता हूँ इस इधर, ठीक है, और इसको सिम्युलेट करता हूँ। ओह, ठीक है, तुम समझ गए होगे कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट का मतलब। अब वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएबल में पहला तुम्हें दिख रहा होगा, दो वेरिएबल्स है कंपोनेंट। तो अब देखो तुम्हारे पास एक स्टैटिक मैश है और एक सीन रूट है।
तो तुम्हें इन दोनों को तुम वेरिएबल की तरह ले सकते हो, मतलब तुम एक स्टैटिक मैश की वैल्यू रन टाइम में चेंज कर सकते हो। यस ब्रो, मतलब तुम इस क्यूब को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो जैसे कि तुम्हारी कैसे एग्जांपल दूँ, कोई ऐसी चीज़ जो तुम पबजी में लेते हो और चेंज होती हो। हेल्थ किट है मान लो, ठीक है। हेल्थ किट को तुम एनिमेटेड बताना चाहते हो कि अगर हेल्थ किट में 75% हेल्थ हो तो उसकी मैश अलग हो, और अगर 20% हेल्थ हो तो इसकी मैश अलग हो। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इस स्टैटिक मैश को एक रेफरेंस की तरह ले सकते हो, स्टैटिक मैश को, और उसको ड्रैग करके कहीं भी लिख सकते हो गेट स्टैटिक मैश और सेट स्टैटिक मैश। तो ये सेट वाला नहीं, गेट लेना, क्योंकि सेट क्या करेगा, वो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा, इस स्टैटिक मैश को चेंज नहीं करेगा, उसकी वैल्यू चेंज करेगा। ये कंपोनेंट के केसेस में, क्योंकि इनको हम एक्टर कंपोनेंट है, इनको हम कंपोनेंट कहते हैं जो हम किसी चाइल्ड ब्लूप्रिंट में ऐड करते हैं। तो इस कंपोनेंट के केस में सेटिंग द वेरिएबल इज़ नॉट करेक्ट। तुम्हें वो सर्च करना होगा सेट स्टैटिक मैश। देखो आ गया ना, सेट स्टैटिक मैश। इस ब्लूप्रिंट से तुम इसकी मैश चेंज कर सकते हो। तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तुम्हें इसकी जो इसमें एक सिंगल वैल्यू है स्टैटिक मैश, वो चेंज करना है। ठीक है, समझ गए होगे, आई होप तुम समझ गए होगे। हाँ प्लीज़ समझ जाना यार। और तुम अब इसको मान लो कौन कर सकते हो। अब मैं इसको कंपाइल और सेव करता हूँ, तो देखो व्यू पोर्ट में अभी भी क्यूब है, लेकिन जब मैं प्ले करूँगा, इसको हटाओ यहाँ से, जब मैंने प्ले किया और मैं 4 दबाता हूँ तो देखो कौन आ रहा है, जबकि हमने वो स्पॉन क्यूब किया था। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक मैश उसकी चेंज हो गई है क्यूब में। लेकिन अगर मैं वो करता, वैल्यू सेट करने जाता इसकी स्टैटिक मैश की, तो वो हो जाता पूरी सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करना, जो कि पॉसिबल नहीं है बाई ह्यूमन, तुम्हें वेरिएबल बना के वो करना। तो इसको हटाओ, तो अभी हम इसको क्यूब ही रहने देते हैं। अब हम ऐड करना सीखते हैं दूसरे तरह के वेरिएबल्स। हमने एक वेरिएबल ऐड किया, इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल, और इसको बूलियन की जगह हम इंटीजर बना देते हैं। तो आप देखो मैंने जैसे ही बूलियन पे दबाया तो बहुत सारे टाइप खुल गए। अब तुम सोच रहे हो कि बहुत सारे तो बहुत कम है, तो भाई साहब इतनी लंबी लिस्ट है कि तुम देख ही नहीं पाओगे। मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूँ इस एरो बटन दबा के, ओ सॉरी, अगर मैं एरो बटन दबा के कर दूँ एक्सटेंड, तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं, फिर इंटरफेस, ऑब्जेक्ट टाइप्स और इनम, तो बहुत तरह के वेरिएबल्स हैं। तुम खुद कस्टम वेरिएबल्स भी बना सकते हो, जिसके बारे में अभी तुम्हें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो ये तुम्हें इतने सारे तरह के मिल रहे हैं, तो इसमें हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। तो अब ये वेरिएबल जो है, हमने जब इंटीजर सेलेक्ट कर लिया और कंपाइल करते हैं, तो देखो लेफ्ट लेफ्ट नहीं यार, राइट साइड में तुम्हें कई सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन उसमें से सबसे नीचे जो है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं -1 -15 डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको 1.5 डालने की कोशिश करूँ तो ये फिर 1 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ कर देगा उसको, मतलब करेक्टली राउंड ऑफ नहीं, मतलब शायद उसको स्टेप डाउन कहते हैं, क्योंकि वो नीचे पे ही लाता है। तो 1.8 डालता हूँ तो भी 1 पे आएगा, देखा। तो ये एग्जांपल, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ये वेरिएबल स्टार्टिंग से स्टोर करेगा गेम में, ठीक है। और अगर मैं इसी को फ्लोट बना दूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए और कंपाइल करूँ, तो अब देखो 1.0 हो गई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी। तो अब ये फ्लोट वेरिएबल स्टोर करेगा हमारा डिफ़ॉल्ट फ्लोट। अब ये वेरिएबल हमारा डिफ़ॉल्ट फ्लोट वो करेगा। राइट साइड में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। वेरिएबल नेम, तुमने इसका क्या नाम दिया है, वो है एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल। वेरिएबल टाइप, फ्लो हमने इंटीजर सेलेक्ट करना है, और ये देखो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। ये इस एरो को अगर मैं करता हूँ तो कई तरह की चीज़ें आ गई, मैप, सेट, एरे, सेट, सिंगल। तो तुमने अगर तुम्हें एरेज के बारे में पता हो, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है कि वो कई सारे इंटीजर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो इनके बारे में अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम नॉर्मली एरेज का यूज़ उतना नहीं करोगे, लेकिन तभी सिंगल ही वेरिएबल यूज़ करोगे हमेशा। तो ये सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा सिर्फ। लेकिन अगर मैं इसको एरे कर सकता हूँ, अगर एरे करके कंपाइल करूँ, तो मैं यहाँ पे अब कई सारे इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ।
मैं इसको फिर से सिंगल ही कर देता हूँ और कंपाइल कर लेता हूँ, तो ज़ीरो होगी वैल्यू। फिर ये सारी चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी तो अब देखो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे देखो तुम्हें एक नाम दिख रहा है कंपोनेंट, और इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये देखो कंपोनेंट जो है ये एक कैटेगरी है। तो ये सिर्फ कैरेक्टर मतलब इनको कैटेगरी में रखने के लिए यूज़ किया है नाम इसने। तो मैं यहाँ पे अपना कैटेगरी बना सकता हूँ इसको हटा के, एग्जाम्पल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो हमारा एक एग्जाम्पल वेरिएबल्स कैटेगरी बन गया, और इसको भी अब हम हाइड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अब अगली बार तुम कोई वेरिएबल बनाओ और तुमने ऑलरेडी एक जगह कैटेगरी बना दी हो, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो अब पुरानी कैटेगरी को, ठीक है। और बाकी चीज़ें रेप्लिकेशन वेप्लिकेशन तो भी आगे की चीज़ें, अभी इतना नहीं जानना, ठीक है। अब तुम ये समझ गए कि कैसे वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं रन टाइम पे, लेकिन उससे पहले हम एक नोड के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इवेंट टिक। राइट क्लिक करके हम सर्च करते हैं इवेंट टिक, आ गया। तो इवेंट टिक क्या है, वो एक ऐसा इवेंट है जो फायर करता है हर एक फ्रेम पे। मतलब एक ऐसा इवेंट जो फ्रेम करता है, जैसे अ, मतलब कि जैसे हर फ्रेम, जैसे 60 फ्रेम्स पर सेकंड तुमने सुना होगा, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, तो 60 टाइम्स वो फायर करेगा। तो इसी तरह हर फ्रेम पे ये एक नोड फायर करता है, लेकिन ये तभी करेगा जब टिकिंग इनेबल्ड होगी। अब टिकिंग क्या होती है, मतलब तुम मान लो गेम ऑप्टिमाइजेशन में तुम्हें हर सेकंड पे एक इवेंट रन करे, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारा एक फंक्शन में हर फ्रेम पे कुछ हो रहा हो, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्लास डिफ़ॉल्ट्स में जाके टिकिंग को डिसेबल कर देते हैं। स्टार्ट विद टिक इनेबल्ड है, इसको ऑफ कर देंगे तो अब टिक नहीं होगा। लेकिन हम टिक इनेबल्ड रखेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नॉर्मली तुम हमेशा टिक इनेबल्ड रखोगे, देख लेना। हाँ, कौन करता है उसको ऑफ यार। तो इवेंट टिक में अब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। लिखा है ना, मैं इसको ड्रैग करके लाया, अब यहाँ पे मैं गेट और सेट, तो अब मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ। और मैं इसकी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जब इवेंट टिक फायर होगा तो फिर ये नेक्स्ट इवेंट हर उस पर ये आ जाएगा। और इसमें क्या है, हम एक वैल्यू सेट कर रहे हैं इस एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल के लिए, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो ही आएगी। हर फ्रेम पे इसकी वैल्यू हम ज़ीरो ही सेट कर रहे हैं। तो इसको हमें और अच्छा सिस्टम बनाना है। हमें क्या चाहिए, हम इसकी पुरानी वैल्यू लें जो इससे पहले वाले फ्रेम पे थी, उसमें +1 प्रिंट करें, और सॉरी +1 ऐड करें, और उसकी वैल्यू चेंज करके ये कर दें, ठीक है। मैं दिखाता कैसे। तो क्या करेंगे, हम फिर से एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल को खींच के लाएंगे, और इस बार लिखेंगे गेट। तो ये हमें रिटर्न कर देगा इसकी करंट वैल्यू, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे +1। तो इसमें तुम दो चीज़ें, अगर सिर्फ 1 ऐड करना है तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो एक सिंगल प्लस या एक डबल प्लस। तो सिंगल प्लस का क्या मतलब है कि तुम इसमें कितना भी कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्लस प्लस जो है वो इसके बिना बिना सेटिंग के उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। लेकिन हमें अभी सेट से ही करना है, क्योंकि सेट समझाना है। तो मैं नॉर्मल प्लस ऐड सर्च कर लेता हूँ और वैल्यू 1 दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो देखो हमने इसमें दो इनपुट दिए और एक आउटपुट लिया। तो एक पहला इनपुट था कि इंटीजर की करंट वैल्यू क्या है, दूसरा इनपुट उसमें क्या ऐड करना है, और आउटपुट में हमने सेट कर दिया, मतलब जो भी इसका आउटपुट आया वो हमने इसकी करंट वैल्यू सेट कर दी। तो ठीक है, अब ये चेंज तो हो जाएगा, मतलब ये रन करना चाहिए। लेकिन अब इसको चेक कैसे करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो इसके एक तरीका ये है कि तुम इसको यहाँ से ड्रैग करके एक प्रिंट स्ट्रिंग बनाओ। और इस प्रिंट स्ट्रिंग में तो ये स्ट्रिंग मांग रहा है, ये इंटीजर है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, टेक्स्ट मान लो, टेक्स्ट लंबा सा, तुम जितना लंबा चाहो उतना लंबा टेक्स्ट दे सकते हो इसको, इस तरह, ठीक है, जितना लंबा चाहो। तो अब तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल कन्वर्जन। वेरिएबल कन्वर्जन का मतलब है तुम एक फ्लोट को इंटीजर के साथ यूज़ कर सकते हो, इंटीजर को फ्लोट के साथ यूज़ कर सकते हो, और इंटीजर को तुम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हो। तो कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत आसान है अनरियल इंजन में। तुम बस यहाँ से ड्रैग करके इस पे लाओ स्ट्रिंग पे, तो यहाँ लिख के आ गया कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग। बस अनरियल इंजन ने खुद ही कन्वर्ट कर दिया एक सेट वैल्यू को स्ट्रिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये मैं यहाँ से ड्रैग करके क्यों लाया, वेरिएबल तो हमें, वेरिएबल की करंट वैल्यू तो हमें गेट से मिलेगी, राइट।
इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल जब ऐड कर देता है, तो जब भी तुम किसी भी वेरिएबल को सेट करोगे, मान लो मैं स्टैटिक मैश को सेट करता हूँ जो कि नहीं करना चाहिए, तो भी ये एक आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट देगा मतलब कि जैसे इसने जब करंट वैल्यू में 1 ऐड किया तो इसने सेट कर दिया उस वैल्यू को इस वेरिएबल में, तो ये बताएगा हमें कि अब उसकी करंट वैल्यू चेंज होके क्या हो गई है। तो हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या इसके थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। तो चलो देखा जाए, अब इसमें हम प्ले करते हैं और अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। चलते हैं थोड़ा सा आगे और 4 दबाते हैं, तो देखो अब वो ऐड होना शुरू हो गया, देख रहे हो 2670 पूरा नंबर ऐड होता जा रहा है, 1111 ऐड होता जा रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। एंड हम 1000 क्रॉस कर गए। सो इसी तरह ये नंबर सॉरी क्यूब में आते हैं, ये नंबर इवेंट टिक में ऐड करता जाएगा हर टिक सेकंड पे। डेल्टा सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो अभी मुझे नहीं बताना चाहिए ये क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, इसको डेल्टा सेकंड छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो अब हमने इसमें प्रिंट स्ट्रिंग कर लिया, तो इसी तरह से जितने भी तुम्हारे सारे फंक्शंस हैं वो रन करते हैं, मतलब कि तुम्हें एक फ़्लो बनाते जाओगे। तुम्हें इंटीजर में जब 1 वैल्यू ऐड हो गई उसके बाद क्या करना है, 1 वैल्यू ऐड करने के बाद 1 वैल्यू ऐड करने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और इवेंट बिगिन पे चलो हिंदी प्रिंट हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। तो इसी तरह इसके बाद क्या करना है, इसका मतलब हो गया इसके बाद क्या करना है, और इसका मतलब हो गया इससे पहले क्या करना है। तो ठीक है, ये फायर करेगा तो ये रन करेगा। अब डीबगिंग भी अनरियल इंजन में बहुत आसान है, मैं दिखाता कैसे। मैं थर्ड पर्सन मैप में जाता हूँ, प्ले करता हूँ और 4 दबाता हूँ। ठीक है, मैंने 4 दबाया और फिर मैं शिफ्ट F1 दबा के अपना माउस ला सकता हूँ और यहाँ पे ये जो बटन है ना एक्सट्रैक्ट करने का, ये दबा सकता। अब जब मैंने ये दबा दिया था और मैं मैप में मूव कर रहा हूँ, ये मैप रन कर रहा है एकदम करेक्टली, ये चल रहा है पूरी तरीके से, ये प्लेयर अभी भी मूव कर रहा है, मतलब गेम नहीं रुका है, सिर्फ तुम गेम से बाहर आए हो, तुम्हारा कंट्रोलर गेम से बाहर आया है। और अब तुम क्यूब में जाके यहाँ पे लिखा है नो डीबग ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, इस पर दबाओगे और लिखा रहेगा बीपी क्यूब। तो हमने क्यूब एक ऑलरेडी स्पॉन रखा है तो इसलिए हमें ये बीपी क्यूब दिखा रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब तुम देखो ये इवेंट टिक फायर कर रहा है, देख रहे हो, और इवेंट बिगिन पे ऑलरेडी फायर कर चुका है इसलिए नहीं दिखा रहा है, और इवेंट टिक लगातार हर सेकंड फायर कर रहा है इसलिए ये दिखा रहा है कि वैल्यू भाई इसकी वैल्यू जो है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। सो ये होता है भैया जी। सो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, तुम इतना बेसिक समझ गए कि ब्लूप्रिंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं अनरियल इंजन में, और कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें हल्की फुल्की क्लियर है, अब हम मूव कर सकते हैं कुछ एडवांस्ड चीज़ों की तरफ, जैसे कि कैरेक्टर मूवमेंट क्या होता है और कैरेक्टर कैसे मूव करता है, कैसे सब फंक्शनैलिटी होती है। ऑल दो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले इस पार्ट पे मूव करने से पहले तुम एक बार पूरा जितना भी प्रोसेस है कुछ ब्लूप्रिंट नोट्स खुद बनाओ, खुद कुछ क्यूब्स बनाओ, उनका कुछ स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हें सब समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का कि ब्लूप्रिंट्स कैसे काम कर रहे हैं। अब तुम कैरेक्टर पे मूव करने से पहले कि कैरेक्टर का मूवमेंट कैसा है, इनपुट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तुम एक चीज़ में करो, एक असाइनमेंट की तरह एक काम करो, एक क्यूब को वो करो, बनाओ, उसका क्यूब का डिस्टेंस जो है वो तुम टिक पे चेंज करो। हमने समझ लिया है कि हम टिक पे अरे सॉरी, हमने ये समझ लिया कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे ले सकते हैं, उसको लोकेशन, रोटेशन और स्केल में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि हम उसको स्पॉन कैसे कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास एक नोड है गेट एक्टर लोकेशन, तो हमारे पास 100% एक नोड होगा सेट एक्टर लोकेशन, हम उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हें एक ऐसी नोड बनाना है जो कि तुम बेसिकली तुम्हें उसकी लोकेशन टिक पे चेंज करनी है। टिक पे चेंज करनी है मतलब टिक पे वो हल्का 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 उसकी लोकेशन पे 1111 वैल्यू ऐड होती जाए और वो हल्का हल्का मूव करे।
अब ये डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत आसान है, तुमने ऑलरेडी किया है, तुमने गेट और सेट का समझ लिया है। तो तुम ये पॉज कर सकते हो वीडियो, पॉज करो, आराम से करो, प्लीज़ करो, अगर बेसिक बिगनर हो ट्राई करो एटलीस्ट, और नहीं होता है तो आगे देखो। तो अब हमने इवेंट टिक पे हमने ये जो वैल्यू थी, अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस एक्टर की लोकेशन लेते हैं, गेट एक्टर ट्रांसफॉर्म। तो अब देखो हमें सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन मतलब वाई एक्सिस पे मूव करना है, तो हम इसकी डायरेक्टली लोकेशन भी ले सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे गेट एक्टर लोकेशन, और इस लोकेशन को एक्स वाई जेड में ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट करके। और अब इसकी हमें इस क्यूब सॉरी स्टैटिक मेश की हमें क्या कहते हैं, इस एक्टर की हमें लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन नई एक लोकेशन पे लाना है। तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और लिखेंगे सेट एक्टर लोकेशन। तो ये आ गया ऑप्शन तुम्हारे पास, सेट एक्टर लोकेशन, इसको कर दो। तो अब टारगेट का क्या मतलब होता है, टारगेट तुम नॉर्मली देखोगे सेल्फ लिखा रहेगा हर जगह। तो टारगेट का ये मतलब होता है कि तुम्हें एक चीज़ का रेफरेंस देना, ये सेट एक्टर लोकेशन किसी जगह पे डिफाइंड होगा, सी प्लस प्लस में ये एक दूसरे क्लास में डिफाइंड होगा, लेकिन क्योंकि ये जो हमारा बीपी क्यूब है ये उसी क्लास का बच्चा है, मतलब देखो लिखा हुआ है ना टारगेट इज एक्टर, तो मतलब ये जो है ये कोड जो है वो एक्टर के ब्लू वो सी प्लस प्लस में लिखा गया है, और तुम उसको क्यूब में ले रहे हो। तो क्यूब तो सी प्लस उसी का बच्चा है, एक्टर का। तो मैंने जैसा बताया था, तुम क्यूब के खुद की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो और उसके बच्चे की उसके पापा की भी, मतलब एक्टर की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए टारगेट सेल्फ है। और अब इसकी न्यू लोकेशन पे हम राइट क्लिक करके इसको स्प्लिट कर लेंगे, और z की वैल्यू हमें चेंज करनी नहीं है, और x की वैल्यू भी चेंज करनी नहीं है, हमें चेंज करनी है y की वैल्यू। तो हम y ड्रैग करके लाएंगे और एक प्लस बनाएंगे, और इसमें हम दे देंगे 0.5, हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम इसमें इंटीजर दे सकते हैं। तो हर सेकंड हर फ्रेम पे 0.5 वो आगे बढ़े, तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शायद बढ़ना ही चाहिए। लेट्स, तो ये हो गया हमारा एक्टर लोकेशन, स्वीप टेलीपोर्ट, इनके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, बस इतना देखो। अब मैं अगर प्ले करता हूँ और 4 दबाता हूँ, तो ये देखो मूव कर रहा है, देख रहे हो, और ये मूव करता रहेगा। देख रहे हो, क्योंकि वो हमने ये कोलिजन भी नहीं लिया है, और प्लस हमने एक्टर की वो भी बनाई है। तो देखो अब मैं अगर इसके ऊपर खड़ा हो जाऊँ, तो क्योंकि मैं एक कैरेक्टर, तो मैं भी इसके साथ मूव कर सकता हूँ। देखो कितना मस्त इफेक्ट आ रहा है ना, ये दिल, पता नहीं, मुझे हिंदी गाने नहीं आते, हाँ पुराने, चलो ठीक है। और मैं इसके ऊपर जंप कर गया, तो ये मूव करता रहेगा। और इसी तरह आप तुम्हें सोचो कि इतना धीरे मूव कर रहा है, मुझे थोड़ा तेज़ चाहिए, तो क्यूब में वापस आ जाते हैं, और इस वैल्यू को अगर मैं 2 कर दूँ तो ये और बहुत तेज़ मूव करेगा, मतलब बहुत तेज़ नहीं, मतलब वो 2 उसके आगे बढ़ेगा, तो देखो गायब हो गया, इतना तेज नहीं, अच्छा शुरू ही नहीं हुआ, ओ शिट, बेइज्जती। 4 दबाया तो देखो बहुत तेज़ चल रहा है, कंपेरेटिवली तो बहुत तेज़ चल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 5 कर दूं तो और तेज चलेगा, मतलब तुम समझ गए कि तुम इस पे जितना ऐड करोगे उतनी स्पीड से ये आगे बढ़ेगा। तो ये देखो कितना तेज गया। तो इसको तुम एक स्पीड वेरिएबल की तरह भी ले सकते हो। क्या कहा मैंने, स्पीड वेरिएबल की तरह। तो इस 5 को भी हम वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल स्पीड के लिए। तो इसको नाम देते हैं स्पीड ऑफ एक्टर, और यहाँ से इंटीजर हटा के हम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्लोट, और इस स्पीड ऑफ एक्टर को ड्रैग कर लेते हैं और गेट कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ एक्टर हमने लिया, कंपाइल करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे सेट कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब ये इसकी वाई वैल्यू लेगा और उसको स्पीड जो भी होगी एक्टर की उसके साथ प्लस करेगा और हमारी वाई पे ले आएगा। तो ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ एक्टर एक फ्लोट वेरिएबल है, तो हमें इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी, कि जैसे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हमने 5 की थी, तो हमने इसमें 4 दे दी मान लो, तो ये 4 की स्पीड से बढ़ेगा।
और हम चाहते हैं कि ये टाइम के साथ बढ़ता रहे, मतलब टाइम के साथ इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाए। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को यहाँ सेट करेंगे, और जब हम स्पीड को सेट करेंगे तो हम इस यहाँ पे स्पीड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाएंगे, इसमें हम कुछ वैल्यू और ऐड कर देंगे और उसको हम उसकी करंट वैल्यू की तरह ले आएंगे, मतलब स्पीड इज इक्वल टू स्पीड प्लस समथिंग। ठीक, तो यहाँ पे प्लस लाते हैं, और बहुत निग्लिजिबल वैल्यू, मतलब निग्लिजिबल तो नहीं है, 0.5 ऐड करते हैं, 0.3 ऐड करते हैं। तो अब क्या होगा, हर फ्रेम पे इसकी स्पीड 0.3 से बढ़ती जाएगी। लेट्स चेक कि ऐसा होता है या नहीं। अब मैंने 4 दबाया तो अब देखो बहुत तेज़ी से ये, पहले तो स्पीड स्लो थी लेकिन ये बढ़ता गया। तो और अगर और तुम्हें जानकारी में देखना है तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना स्पीड में चेंज। अब मैं 4 दबाता हूँ, देखो कितना धीरे से शुरू हुआ लेकिन बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो 0.3 0.3 0.3 ऐड हो इतनी तेज़ी से किया उसने कि पता भी नहीं चला कि उसकी कब वैल्यू 5 क्रॉस कर गई होगी। तो इसी तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्टर की लोकेशन। अब हमने एक्टर के बारे में बहुत बात कर ली, अब कुछ और चीज़ें नोटिस करते हैं। मान लो ठीक है, हमने एक्टर टिक पे हमने चेंज किया है। ठीक है, अब मैं होप करता हूँ तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो जो कि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर ही आ गई होगी। तो उसमें हम एक एंडलेस रनर बनाएंगे, एंडलेस रनर ऐसे सबवे सफ़र्स की तरह स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट। जो भी अब उसमें हम पूरा कैरेक्टर मूवमेंट कवर करेंगे, और कवर करेंगे हमारी सारी चीज़ें, जैसे कि कैरेक्टर कैसे मूव करता है, उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे अगर हम एक बटन दबाते हैं तो कैरेक्टर आगे मूव करेगा, कैसे हमारा कैरेक्टर स्टॉप कर सकते हैं, कैसे हम स्कोर बनाएंगे, कैसे हम विजिट्स बनाएंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक, अब तुम जब ये सारी चीज़ें सीख गए हो कि तुम्हें कैसे ब्लूप्रिंट नोट्स बनाते हैं और कैसे एक ब्लूप्रिंट खोलते हैं, कैसे एक ब्लूप्रिंट एक्टर बनाते हैं, एक्टर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वीडियो तुम्हारे लिए एकदम स्मूथ जाने वाला है। आई प्रॉमिस पूरा स्मूथ जाएगा। बस आई होप कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तुम कुछ ब्लूप्रिंट नोट्स खुद बनाओ, खुद सर्च करो कि हम इस एक्टर को जो हमने बनाया है वो हम डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, कैसे हम उसमें, हमने प्लस वाले नोट के बारे में बात की, कैसे माइनस करते हैं उसको, कैसे हम उल्टे साइड जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो तुम थोड़ा मीन टाइम नहीं, मतलब बीच में जो टाइम है उसमें कर सकते हो। या वीडियो आ गया तो तुम उस पर मूव कर जाओ क्योंकि तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। आई होप तुमने जो मैंने बीच में बोला था तुमने खुद ट्राई किया हो तो सीखोगे कि फिर क्या वो होता है। एंड इस वीडियो में तो हम इतना ही बात करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। चलिए ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। भैया अगर वो वाला बटन जो है ना वो दबा सकते हो तो दबा दो, ना कोई दिक्कत नहीं है, देखो आगे आराम से।